मूवी का स्टार्ट सन 1850 से दिखाया जाता है, जहां एक फेमस राइटर हरमन थॉमस नाम के एक आदमी से मिलने आता है। दरअसल आज से 30 साल पहले यानी सन 1820 में एसेक्स नाम का एक जहाज पैसिफिक ओशन में डूब गया था। उस शिप में मौजूद लोगों को बहुत हार्डशिप्स देखनी पड़ी थी और उनमें से कुछ लोग ही बच पाए थे। थॉमस उनमें से एक था जो 30 साल बाद भी जिंदा था। हरमन यहाँ थॉमस से उसकी कहानी सुनने आया था, जिसके बदले में वो उसे पैसे देने के लिए तैयार था। लेकिन थॉमस ये कहानी नहीं सुनाना चाहता था। थॉमस हरमन से काफी बदतमीजी करता है, जिस पर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन थॉमस की वाइफ उसे रोककर अपने हस्बैंड को स्टोरी बताने के लिए मनाती है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। थॉमस मान जाता है और कहानी बताना शुरू करता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ एक हार्बर दिखाया जाता है जिस पे बहुत सी बोट्स थी। इस टाइम में व्हेल का शिकार और व्हेल के ऑयल का बिजनेस किया जाता था, क्योंकि व्हेल का ऑयल काफी महंगा बिकता था। इसकी वजह से लोग आपस में बेट लगाते थे कि कौन सी शिप शिकार करके सबसे ज्यादा ऑयल लेकर आएगी। फिर एक लड़का ओवेन दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ के साथ रहता है और एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता है। इस बार इस कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी शिप एसेक्स को भेजने का फैसला किया था। वो ओवेन को बुलाकर कहते हैं कि इस शिप में ओवेन फर्स्ट मैन बनकर जाए, जिसे सुनकर ओवेन गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लास्ट जर्नी के बाद उसे नेक्स्ट जर्नी में शिप का कैप्टन बनाने का वादा किया गया था, लेकिन अब वो उसे पूरा नहीं कर रहे थे। वो ओवेन से फिर से नेक्स्ट जर्नी में कैप्टन बनाने का वादा करते हैं, जिसे अब ओवेन एक पेपर पर लिखवा लेता है। दरअसल इस कंपनी के ओनर के बेटे जॉर्ज को इस शिप का कैप्टन बनाया जा रहा था। सब इस सफर की तैयारी करने लगते हैं। ओवेन की वाइफ इस जर्नी से बिल्कुल खुश नहीं होती और वो ओवेन को एक लॉकेट देकर वापस सही सलामत आने का वादा लेती है। इसी सफर में ओवेन का बचपन का दोस्त मैथ्यू और एक 14 साल का बच्चा थॉमस भी शामिल था। ये वही थॉमस है जो अब ये कहानी राइटर को सुना रहा है। सफर का आगाज होता है। शिप की सेल नीचे करते हुए एक सेल अटक जाती है, जिसे सही करना जरूरी था। ये देखकर ओवेन फौरन ऊपर चढ़ के चाकू से रस्सी काटकर उस सेल को खोल देता है, जिससे सबको पता लगता है कि ओवेन अपने काम में बहुत माहिर है, जबकि जॉर्ज बिल्कुल स्किलफुल नहीं, और वो ओवेन को देखकर जेलस होने लगता है। ओवेन और जॉर्ज एक दूसरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जैसे पहले बताया गया ओवेन कैप्टन बनना चाहता था और जॉर्ज अपने कैप्टन होने का रोब ओवेन पर जमा रहा था। रात को डिनर पर जॉर्ज ओवेन की इंसल्ट करता है, क्योंकि वो गरीब और एक फार्मर का बेटा था। ओवेन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह मौसम खराब होने की वजह से ओवेन शिप की सेल्स को बंद करके उसकी स्पीड कम करने का कहता है। शिप पर सब लोग जानते थे कि ओवेन अपने काम में बहुत माहिर है। ये सुनकर जॉर्ज जिद में आकर स्पीड तेज करने का कहता है, जिस पर ओवेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ओवेन दूर से समंदरी तूफान देख लेता है, लेकिन इसके बावजूद जॉर्ज नहीं मानता और शिप तूफान में ले जाता है। तूफान में जाने की वजह से शिप को काफी नुकसान होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच निकलते हैं। तूफान थमने के बाद जॉर्ज ओवेन से कहता है कि तुमने कैप्टन की बात नहीं मानी, इसीलिए तुम वापस जाकर माफीनामा लिखोगे और रिजाइन दोगे। ये सुनकर ओवेन हैरान रह जाता है और कहता है कि सेल को खोलने का ऑर्डर तुम्हारा था और इसी वजह से हम तूफान में फंसे। जॉर्ज जवाब देता है कि मैं सिर्फ अपने क्रू को टेस्ट कर रहा था, जिस पर ओवेन उसे कहता है कि इन हालात में टेस्ट करना बहुत गलत कैप्टनशिप है। ये सुनकर जॉर्ज गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन ओवेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस जाना ठीक नहीं, जिस पर जॉर्ज मुश्किल से ही लेकिन मान जाता है। अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जब उन्हें बहुत सी व्हेल्स नजर आती हैं, तो वो बड़ी शिप से छोटी छोटी बोट्स में शिफ्ट हो जाते हैं और शिकार करने लगते हैं। व्हेल के शिकार के बाद व्हेल को बोट पर लाया जाता है और उसका ऑयल निकालने लगते हैं। व्हेल में अभी भी बहुत सा ऑयल मौजूद था, इसीलिए वो थॉमस जो उस शिप में सबसे छोटा था उसको व्हेल के अंदर ऑयल लेने के लिए भेजते हैं। इन व्हेल्स के शिकार के बाद उन्हें कई महीने शिकार के लिए व्हेल नहीं मिलती। अब उन्हें समंदर के बीचों बीच साल होने वाला है। उनके खाने का सामान भी खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से वो करीब एक आइलैंड पे रुककर ऑयल का सौदा करते हैं और कुछ खाने का सामान लेते हैं। इधर ही इन्हें एक कैप्टन मिलता है जो पहले यही काम किया करता था, लेकिन अब उसकी एक बाजू नहीं थी। ओवेन, जॉर्ज और मैथ्यू उसके साथ बैठकर बात करते हैं, तो वो उन्हें अपनी लास्ट जर्नी के बारे में बताता है कि यहाँ से 2000 माइल्स दूर वेस्ट में बहुत सारी व्हेल्स हैं कि हम उनसे एक दिन के अंदर 3000 बैरल ऑयल इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी व्हेल व्हाइट व्हेल मौजूद
मौजूद है। वो व्हेल तकरीबन 100 फीट लंबी थी। उसे समंदर का शैतान कहते हैं। व्हेल ने उन पर हमला कर दिया जिससे उसकी बाजू जख्मी हो गई और उसके क्रू के लोग मारे गए। लेकिन ओवेन और जॉर्ज उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उस जगह जाने की तैयारी करते हैं। 14 मंथ्स के सफर के बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और उस कैप्टन की बात सच होती है क्योंकि वहाँ वाकई बहुत ज्यादा व्हेल्स थी। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन व्हेल्स से उनका टारगेट पूरा हो सकता था। वो व्हेल्स का शिकार करने के लिए फिर से शिप से छोटी बोट्स में शिफ्ट होने लगते हैं। सब अपने पास वाली व्हेल का शिकार करने ही लगते हैं कि वहाँ व्हाइट व्हेल आ जाती है। वो व्हेल उनकी शिप पर हमला करती है जिससे उसमें पानी बढ़ने लगता है। ओवेन इस व्हेल का शिकार करना चाहता था इसीलिए वो उस पर अपना एरो मारता है। एरो के साथ एक रस्सी थी जो शिप की सेंट्रल पोल से बंधी हुई थी। निशाना सही जगह पर लगता है लेकिन व्हेल समंदर की गहराइयों तक जाने लगती है जिससे वो पोल टूट जाता है और वो एरो व्हेल की बॉडी से निकल जाता है। उनका पूरा शिप तबाह हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए जरूरी सामान लेकर वो लोग छोटी बोट्स में उतर जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनका शिप पानी में डूब जाता है। अब उनका सफर और भी मुश्किल हो चुका था क्योंकि जो सफर वो असल में शिप में तय करके आए थे वो अब उन्हें बोट्स में करना था। वो सफर शुरू करते हैं लेकिन फिर से समुद्री तूफान आ जाता है जिसमें मैथ्यू काफी जख्मी हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगते हैं और ओवेन मैथ्यू का ख्याल रखता क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी लेकिन बाकी सबको मैथ्यू बोझ लगने लगा था। 34 डेज गुजरने के बाद उनके पास अब खाने का सामान खत्म हो चुका था। इतने अरसे से सफर और भूख प्यास में अब उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी कि जिंदा रहना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उन्हें एक आइलैंड नजर आता है जिसे देखकर उनमें एक उम्मीद की किरण जागती है। वो उस आइलैंड के करीब जाने लगते हैं लेकिन व्हाइट व्हेल उन पर फिर से हमला कर देती है और उनकी तीनों बोट्स को तबाह कर देती है। वो सब पानी की लहरों से बचते हुए उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचकर वो लोग आग जलाते हैं ताकि आग देखकर आबादी का पता लग सके और आग और धुएं की मदद से कोई शिप उनकी मदद को आ जाए। उन्हें आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए खाने के लिए जो भी मिलता वो उसे खा लेते। ओवेन खाने के लिए तलाश करते हुए एक गार तक पहुंचता है। वो वहाँ सबको बुलाता है जहाँ कुछ लोगों के स्केलेटन्स पड़े होते हैं। इससे पता लगता है कि उनकी तरह पहले भी लोग यहाँ आकर फंस गए थे और यही मदद के इंतजार में मर गए। ये देखकर वो अपनी बोट्स को रिपेयर करके वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं लेकिन कुछ लोग आइलैंड पर ही रुकने का फैसला करते हैं जिसमें मैथ्यू भी शामिल था क्योंकि उनकी हालत अब सफर के काबिल नहीं थी। ओवेन जाने से पहले मैथ्यू की मदद का वादा करके जाता है। अब 48 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग कुछ खाए पिए बगैर बहुत मुश्किल से जिंदा थे। तभी उनमें से एक आदमी मर जाता है। पहले वो उसे समंदर में ही फेंकने का फैसला करते हैं लेकिन फिर भूख की शिद्दत की वजह से ओवेन उसको फेंकने की बजाय खाने का डिसीजन लेता है। ऐसा करना उन सब के लिए बहुत मुश्किल था लेकिन जिंदा रहने के लिए ये जरूरी था। थॉमस ये सब देखकर बहुत डर जाता है। यहाँ से मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ थॉमस बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। ये कहानी सुनकर उसकी वाइफ भी रोते हुए आगे आती है क्योंकि उसकी वाइफ भी ये सब पहली दफा सुन रही थी। थॉमस अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। अब इन्हें 71 डेज हो चुके हैं। जिंदा रहने के लिए वो एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने वाला अपनी जान देकर अपने बाकी साथियों के लिए खाने का सामान बनता है। इस बार इस गेम में जॉर्ज हारता है। उसके अंदर खुद को मारने की हिम्मत नहीं होती। इस वजह से वो अपने कजिन को उसे मारने का कहता है लेकिन वो जॉर्ज को मारने के बजाय खुद अपनी जान दे देता है और यूँ एक दफा फिर उनके खाने का इंतजाम हो जाता है। कई दिन समंदर में इसी तरह गुजारा करने के बाद व्हाइट व्हेल फिर से उनके पीछे आती है। ये देखकर ओवेन अपना एरो फिर से पकड़ लेता है लेकिन तभी वो व्हेल की आंख के करीब लास्ट टाइम मारे जाने वाले एरो से लगी हुई चोट देखता है। कुछ देर सोचने के बाद वो व्हेल को नहीं मारता। व्हेल भी इस बार उन्हें हर्ट किए बगैर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन और इसी तरह समंदर में सफर करते हुए कैप्टन जॉर्ज और ओवेन की बोट्स अलग होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती हैं। जॉर्ज की बोट को एक शिप दूर से देखकर रेस्क्यू कर लेती है लेकिन ओवेन अभी तक समंदर में ही था। अब उन सब की हालत बिल्कुल मरने के करीब थी क्योंकि उनके पास अब जिंदा रहने के लिए न खाने का सामान था और न ही पीने के लिए पानी। लेकिन उन्हें फिर दूर से एक आइलैंड दिखता है जिसे देखकर उनमें फिर से उम्मीद जागती है और वो अपनी बोट उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं। 3 महीने बाद 11 जून 1882 को वो लोग फाइनली वापस पहुंच जाते हैं। ओवेन की वाइफ उसका बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही थी। सब लोगों को लगा था कि उस शिप में जाने वाले सब लोग मर चुके होंगे इसलिए वो ओवेन को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओवेन की इस सफर के दौरान उसकी बेटी हो जाती है जो अब 2 साल की हो गई थी लेकिन ओवेन
उसे अब पहली दफा देख रहा था। तभी ओवेन और थॉमस मिलते हैं। ओवेन थॉमस को अपनी व्हेल पेन अपनी याद के तौर पर देता है। इसके बाद उस कंपनी के ओनर्स दिखाए जाते हैं जिसने ओवेन और जॉर्ज को इस सफर में भेजा था। वो इनको बुलाकर कहते हैं कि उनके सारे सफर के बारे में इंक्वायरी होगी, क्योंकि इस सफर के दौरान उनके बहुत से लोग मारे गए हैं, इसीलिए इनसे पूछा जाएगा कि सफर में क्या हुआ था। कंपनी के ओनर्स ओवेन और जॉर्ज को झूठी कहानी बताने का कहते हैं ताकि उनकी कंपनी की रेपुटेशन इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज के सामने खराब न हो। लेकिन ओवेन उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बदले में वो उन्हें पैसों की लालच देते हैं, लेकिन ओवेन साफ कहता है कि वो उनकी कोई बात नहीं मानेगा और वहाँ से रिजाइन करके चला जाता है। ओवेन के जाने के बाद इंक्वायरी बैठती है और जॉर्ज उन्हें बताना शुरू करता है। हालांकि इस कंपनी के ओनर में से एक ओनर जॉर्ज के डैड थे, फिर भी जॉर्ज झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो मौत को बहुत करीब से देख चुका था और अब वो बदल गया था। वो इंक्वायरी में सबको व्हाइट व्हेल के बारे में बता देता है। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जब थॉमस हरमन को बताता है कि कैप्टन जॉर्ज दोबारा व्हाइट व्हेल का शिकार करने जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जॉर्ज को जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है। ओवेन इस सब के बाद अपनी जिंदगी फिर से शुरू करता है और अपने वादे के मुताबिक मैथ्यू के पास मदद के लिए एक शिप भेजता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैथ्यू मर चुका था। लेकिन उस आइलैंड पर मौजूद 3 लोग अभी भी जिंदा थे, उन्हें बचा लिया जाता है। ओवेन वो शहर छोड़ देता है और एक मर्चेंट कैप्टन बन गया जहाँ उसने अपनी शिप को अपने रूल्स के मुताबिक चलाया। सारी कहानी बताने के बाद थॉमस हरमन से पूछता है कि क्या तुम ये सारी कहानी लिखोगे? इस पर वो जवाब देता है कि नहीं, वो इससे एक फिक्शन कहानी लिखेगा जो इस सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड होगी। और मुझे इस सारी कहानी से एक ही सबक मिला है जो है करेज। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसे थॉमस और उसके साथियों ने नहीं हारी, क्योंकि जो लड़ते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हरमन वहाँ से चला जाता है। हरमन पूरा 1 साल लगाकर 1850 में इस कहानी को लिखकर बुक मोबी डिक के नाम से पब्लिश करता है, जो बहुत मशहूर होती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।